हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आसमान को आप डेली कलर का देखते हो, मतलब वायलेट बैंगनी कलर के आसमान को आप देखते हो। उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को आप लाल रंग का देखते हो। हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर से बनाए जाते हैं, उनमें रेड कलर आपको दिखाई देता है। तो ये सब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जब हमारा सूर्य का प्रकाश इस एटमॉस्फेयर में आता है, वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल में जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो स्मॉलर इन साइज है, आकार में जो छोटे हैं, मतलब उनका जो साइज है, उनका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा हो, ऐसे पार्टिकल्स आने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित कर देते हैं, अनियमित रूप से डिफरेंट डायरेक्शन में फैला देते हैं। बात को फिर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे बातों के कण जिनका अपना साइज प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा होता है, और उनमें जब प्रकाश इंसिडेंट होता है, जब प्रकाश आपतित होता है, तो ये पार्टिकल्स उस इंसिडेंट लाइट को, उस आपतित प्रकाश को डिफरेंट डायरेक्शंस में, विभिन्न दिशाओं में इररेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में फैल जाता है। तो प्रकाश का ये जो स्कैटरिंग, प्रकाश का जो फैलना हो गया, प्रकाश का जो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको हम नाम देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो वी हैव टू राइट ए सिंपल सेंटेंस, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हो गया? प्रकाश का वायुमंडल के कणों द्वारा वायुमंडल के कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में, डिफरेंट डायरेक्शंस में नोट कर सकते हो आप, विभिन्न दिशाओं में अनियमित, इररेगुलर, अनियमित रिफ्लेक्शन, परावर्तन स्कैटरिंग कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई सिंपलिसी। कॉमन से बात हो गई। अब आपसे अगर ये पूछा जाए, ये आपके दिमाग में ये बात जाए कि हमें जो आकाश होता है वो वायलेट कलर का, बैंगनी रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इसको समझने से पहले हमें एक बात और समझने की आवश्यकता है, प्रकीर्णन संबंधी लॉर्ड रैले का नियम। तो वी हैव टू गिव द हेडिंग प्रकीर्णन संबंधी लॉर्ड रैले का नियम। रैले ने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड लाइट होती है, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, जो डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग होगा। वायलेट कलर के लिए जो प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश होता है, सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर के लिए जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, सबसे कम या बहुत चुका होता है। तो डिफरेंट कलर्स के लिए जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पर, कलर की वेवलेंथ पर, उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और वायुमंडल में जो प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जिसे हम इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, तीव्रता भी बोल सकते हैं, अबाउट भी बोल सकते हैं। तो जो प्रकीर्णित
प्रकाश का जो मात्रा होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, वो उस कलर की वेवलेंथ पर तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। और तरंगदैर्घ्य की फोर्थ पावर के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस सिंपल सा लॉ है। हम क्या लिख सकते हैं? प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा, प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा है किसी पर्टिकुलर कलर के लिए, जो भी रंग लेके चले उस कलर की, या प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, उसकी वेवलेंथ पर। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। और वेवलेंथ पर कैसे निर्भर करती थी? वेवलेंथ पर डिपेंड करती है तरंगदैर्घ्य की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तथा तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात, फोर्थ पावर घात के व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा है? व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी के टफ वर्ड है, क्रमानुपाती होती है। अगर हम प्रकीर्णित मात्रा को कैपिटल I से लिखें तो I प्रोपोर्शनल होता है 1/10⁴। ये हमारा लॉर्ड रैले का लॉ है प्रकीर्णन संबंध में। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी एक नंबर में अगर लिखने को आ जाए तो प्रकीर्णन संबंधी लॉर्ड रैले का नियम लिखिए, देन वी हैव टू राइट दिस, ये लिखना। अब यहाँ से हम एक बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आसमान में जो हमारा कलर बैगनी है वो मतलब आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है बैगनी रंग के स्कैटरिंग की वजह से। बैगनी रंग सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, एक कंपैरिजन होता है रेड। रीजन ये होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रकीर्णित जो मात्रा होती है वो तरंगदैर्घ्य के पर डिपेंड करती है और तरंगदैर्घ्य की फोर्थ पावर के रेसिप्रोकल होती है। अब आपको ये पता है कि जो हमारी विजिबल लाइट होती है, जो दृश्य प्रकाश होता है, उस दृश्य प्रकाश में जो हमारा वायलेट कलर होता है वो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का होगा, और जिस कलर की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसमें स्कैटरिंग अमाउंट ज्यादा होगा। यहाँ से क्वेश्चन से बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लैम्डा का मान कम होगा तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, क्वांटिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट वही तो ज्यादा होगी, लैम्डा कम होगा, पाई का मान ज्यादा होगा। तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो बैगनी रंग का जो स्कैटर्ड अमाउंट होगा, जो विकिरण मात्रा होगी, सबसे ज्यादा होगी। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है अभी आपको बताएंगे। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है तो लैम्डा का मान ज्यादा होने की वजह से रेड कलर के लिए इसका जो स्कैटर्ड अमाउंट होता है वो लिस्ट होगा, कम से कम होगा। अब आपको पता है बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो 10th क्लास के या छोटे क्लास के लेवल की बात है ये। बैगनी जो रंग होता है, वायलेट कलर होता है, उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा वी लिखें तो ये होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को जनरली हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ये लगभग होती है 7500 एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसी रेंज है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेंज के बीच में हमारी विजिबल लाइट फैली हुई है। बाकी के जो और कलर्स, 5 कलर्स और होंगे, उनकी जो वेवलेंथ होगी इन दोनों के बीच में होगी। ये मिनिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। अदृश्य की बात नहीं कर रहे। अदृश्य की बात करेंगे तो वेवलेंथ का जो रेंज होगी वो कम ज्यादा हो जाएगी, वो बाद में कंसीडर करके चलेंगे। सिर्फ हम इस कैटेगरी विजिबल लाइट लेकर चलते हैं। अब इससे एक रियल शॉट निकाल लेते हैं कि हमारा जो बैगनी रंग सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे जो बैगनी है, बैगनी रंग जो है वो लाल रंग से कितना ज्यादा स्कैटर्ड है, कितना ज्यादा प्रकीर्णित हो रहा है बैगनी रंग।
इसकी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको देखो यहां से ध्यान से देखो, हमारा बैटरी जो प्रकाश है उसकी वेवलेंथ लाल की अपेक्षा लगभग आधी, एग्जैक्टली आधी नहीं है, आधी से तो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग की अपेक्षा या उसके कंपैरिजन में लगभग आधी है। तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य आधी है। अगर रेड कलर की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा लेके चले तो बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होगी उसमें हम लैम्डा अपॉन 2 तो लिखेंगे। तो हम एक इक्वेशन लिख देते हैं कंपैरिजन करने के लिए। फॉर रेड कलर I for the intensity about of the scattered light for the red color proportional यहाँ पर हो जाएगा 1/λ r की पावर 4। आप कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं k/λ r की पावर 4। इसी टॉपिक फॉर वायलेट कलर about of scattered light IB इक्वल टू हो जाएगा k/λ वायलेट की पावर 4। यहाँ हमने रेड कलर लिया, उसकी तरंगदैर्घ्य की पावर 4 लगाई, यहाँ वायलेट कलर लिया, उसकी तरंगदैर्घ्य की पावर 4 लगाई। कुछ ऐसा ही होगा। अब जरा देखो जो लैम्डा v है वो लैम्डा r का हाफ ही तो है, यहाँ लिख लेते हैं। बट लैम्डा v इज एप्रोक्सीमेटली हाफ, किसका हाफ है? लैम्डा r का हाफ ही तो है, लगभग। देयरफॉर इसका जो अमाउंट होगा IB इक्वल टू हो जाएगा, इट इज IB इक्वल टू जाएगा k/λ r अपॉन 2 की पावर 4। अगर लैम्डा v को हम लैम्डा r में कन्वर्ट करें तो लैम्डा v के प्लेस पर लिख सकते हैं लैम्डा r अपॉन 2 और पावर हो गई 4। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, इतना 60 टाइम्स ऑफ k अपॉन और लैम्डा r की पावर 4। और देखिए k अपॉन लैम्डा r की पावर 4 क्या है? ये है अमाउंट ऑफ द रेड कलर which is scattered। लाल रंग का वो प्रकाश, वो मात्रा जो स्कैटर्ड हो गई। तो ये हमारा 16 into IR आ गया। कुछ ऐसा क्यों होगा? तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारा जो बैगनी रंग होता है वो लाल रंग की अपेक्षा लगभग 16 गुना ज्यादा फैलता है, लगभग 16 गुना। काफी हो गया। इसलिए आसमान जो है वहां पर पूरा आसमान हमें बैगनी दिखाई देता है। एक्चुअली आसमान इज नथिंग, एक एम्प्टी स्पेस है, रिक्त स्थान है जहां पर वो वायलेट कलर फैला हुआ है। जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्होंने आने वाली लाइट में वायलेट कलर को सबसे ज्यादा फैला रखा है। तो इसलिए हमें आसमान वायलेट कलर का दिखाई देगा, बैगनी रंग का दिखाई देगा। ये तो हमारे स्कैटरिंग के बारे में होते हैं कुछ रिजल्ट्स। अब यहाँ पर हम एक थ्योरी लेकर चल रहे हैं, दैट इज द रमन इफेक्ट। एक इफेक्ट लेकर चलेंगे, अपने आप इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रमन इफेक्ट। तो गिव द हेडिंग, इस सबको रफ कर लेते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं। रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट आपसे ये पूछा गया रमन इफेक्ट किस थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, किस थ्योरी में ये है, तो हमारा फौरन दिमाग में आंसर जाना चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश को प्रकीर्णन संबंधी रमन का इफेक्ट। रमन ने पॉइंट आउट किया कि हमारी जो स्कैटर्ड लाइट होती है, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, अलग अलग आवृत्ति का होता है। या प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य
डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट स्कैटर्ड होती है मीडियम के पार्टिकल्स के द्वारा, बादल के कणों के द्वारा। कुछ ऐसा प्रकाश होता है जो आने वाले प्रकाश से अधिक ऊंची आवृत्ति का होता है। कुछ ऐसा स्कैटर्ड लाइट होती है, कुछ ऐसा विकिरणित प्रकाश होता है जो अधिक आवृत्ति का होता है। किससे ज्यादा आवृत्ति का, किससे ज्यादा अधिक आवृत्ति का? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। एक हो गया आपतित प्रकाश जो मीडियम के पार्टिकल्स में बादल के कणों पर आपतित हो रहा है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो कुछ ऐसी लाइट होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति से ज्यादा होती है। कुछ ऐसा भी प्रकाश होता है विकिरणित प्रकाश जिसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, और कुछ ऐसा भी प्रकाश होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। तो 3 ग्रुप हो गए। स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के 3 ग्रुप हो गए। अधिक आवृत्ति का प्रकाश, बराबर आवृत्ति का प्रकाश और कम आवृत्ति का प्रकाश। तीनों तरह के प्रकाश एक मिक्स्ड फॉर्म में, मिश्रित रूप में बादल में स्कैटर्ड हो गए। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्कैटर्ड लाइट ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, या इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी स्कैटर्ड लाइट ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, कौन सी स्कैटर्ड लाइट बराबर फ्रीक्वेंसी की है, और कौन सी स्कैटर्ड लाइट कम फ्रीक्वेंसी की है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम पार्टिकल्स के एनर्जी पर, बादल के कणों की ऊर्जाओं के लेवल्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज ऑब्जर्व की गई है, बादल जो कण होते हैं प्रत्येक कण समान ऊर्जा का नहीं होता। कुछ ऐसे कण होते हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अधिक ऊर्जा के होते हैं। कुछ ऐसे कण होते हैं जिनकी ऊर्जाएं मध्यम होती है, मतलब न बहुत हाई न बहुत लो, और कुछ ऐसे बादल के कण होते हैं जो लो एनर्जी के होते हैं। हम बादल के कणों को ऊर्जाओं के हिसाब से 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अधिक ऊर्जा के बादल के कण, मध्यम ऊर्जा के बादल के कण, और निम्न ऊर्जा के बादल के कण। इन कणों को अगर हम सिंगल पार्टी को रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी ग्राउंड जो है, यहां पर एक बादल का कण ले लिया, एक बादल कण ये लिया, दूसरा बादल कण ये लिया, और तीसरा बादल कण ये लिया। सपोज कर लो ये बादल का कण है ऑफ हाई एनर्जी, अधिक ऊर्जा वाला बादल का कण। अब ये ज्यादा एनर्जी का कैसे हो गया, तो ये डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कहां पर है, उससे लाइट जो उसके ऊपर जो है उसकी अपनी मतलब उसकी स्थिति के ऊपर, उसके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, इन सब बातों पर डिपेंड करता है उसका एनर्जी लेवल। तो सपोज करो बादल का कण है ऊंची एनर्जी का है, ये जो बादल कण है वो मीडियम एनर्जी का है, मीडियम मध्यम, और ये बादल का कण है ये लो एनर्जी का है। 3 तरह के अध्यापक कर बताएं। सिंगल पार्टिकल्स हम इसके फिनोमेना को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो स्कैटर्ड लाइट होगी वो किस फ्रीक्वेंसी की होगी। तो देखो जब प्रकाश ये आगे गिर रहा है, प्रकाश फोटोन सपोज करो न्यू फ्रीक्वेंसी का है, इस पर भी आगे गिरा उसी फ्रीक्वेंसी का, इस पर भी आगे गिरा उसी फ्रीक्वेंसी का, और इस पर भी आगे गिरा उसी फ्रीक्वेंसी का। अब द सेम फ्रीक्वेंसी लाइट जो आगे होती है क्या आवृत्ति क्या आएगी, बादल के सभी कणों पर समान आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, सेम फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट होगी। अब ये कण क्या करेगा, ये कण इसके एनर्जी अपने आप में पहले से ज्यादा है, ये प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा, इट विल नॉट एब्सॉर्ब। और अगर अवशोषित कर भी लेगा प्रकाश की ऊर्जा को, तो वो प्रकाश की उस अवशोषित ऊर्जा और अपनी जो ज्यादा ऊंची ऊर्जा है, एक्स्ट्रा जो अपनी एनर्जी है, जो मीडियम एनर्जी से ज्यादा है, उस एनर्जी को प्रकाश की ऊर्जा के साथ मिला करके एटमॉस्फेयर को बाहर निकाल देगा। स्कैटर्ड फॉर्म, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्टिकल, इस बादल के स्कैट का क्या होगा, बादल का ये कण जो अधिक ऊर्जा का है, ये क्या करेगा, ये प्रकाश की उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा
एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होने के बाद अपनी भी ऊर्जा को उस ऊर्जा में इंक्लूड करके, जोड़ करके बादल को रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्त कर देगा। तो यहाँ पे जो प्रकाश आएगा, इसे स्कैटर्ड लाइट आएगी, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी। अगर साइड को अगर ड्यू डैश लेके चले तो ये ड्यू डैश इज ग्रेटर देन इस कंडीशन। इज इट ओके? प्रकीर्णित प्रकाश अधिक आवृत्ति का होगा, अधिक ऊर्जा का होगा, अधिक आवृत्ति का होगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो यह प्रकीर्णित प्रकाश। अगर ये लिखे तो ये तो क्या हमारा आपतित प्रकाश, और ये हो गया हमारा प्रकीर्णित प्रकाश। ओके, तब प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी। यहां पर देखिए इस केस में हम उस बादल के कण को कंसीडर करके चले जो मीडियम एनर्जी का है, मध्यम ऊर्जा का है, मतलब एनर्जी के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे साम्यावस्था में। तो यहाँ पे जैसा अगर कोई फोटोन गिरा, प्रकाश की एनर्जी आई, वो ड्यू आवृत्ति का लिया है, तो बादल का कण चूंकि एनर्जी की साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ड उसके पास एनर्जी एक्सिस में है, ड उसके पास एनर्जी कम है, बरोबर एनर्जी है, उसे आवश्यकता नहीं है द ऊर्जा को अवशोषित करने की, ड अपने अंदर से ऊर्जा को निकालने की, वो संतुलन में है। तो वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को माध्यम में स्कैटर करेगा। स्कैटर मतलब प्रकीर्णित करेगा। यहां पे जो ड्यू डैश होगा ये कट हो जाएगा डी, समान आवृत्ति का प्रकाश प्रकीर्णित होगा। तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा वो केस जिसमें बादल के कण की एनर्जी कम है, कम ऊर्जा का है, अब उसके पास अपनी एनर्जी कम है, बेचारा दुखी भी होगा। बादल के बाकी के कण समान ऊर्जा के हैं, अधिक ऊर्जा के हैं, या उनकी एनर्जी का लेवल सही है लेकिन वो कम ऊर्जा का है, तो निश्चित रूप से थोड़ा दुविधा में तो होगा, कहीं से एनर्जी उसे मिल जाए, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर ले, उसके काम बन जाए, कुछ ऐसा सोच रहा होगा मीडियम का टाइम पार्टिकल। तो जैसे हमारा प्रकाश आया ड्यू आवृत्ति का, ये बादल का क्या करेगा, ये कहेगा बल गया का हमारा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और बाकी की एनर्जी को रेडिएट कर देगा ड्यू डैश। यहां पे जो ड्यू डैश होगा स्मॉल होगा ड्यू से, जो बाकी की बची ऊर्जा होगी उसको प्रकीर्णित करेगा। तो देखो हमारे यहां से देखो बादल के कणों के डायरेक्शन के हिसाब से, उनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से जो हमारी स्कैटर्ड लाइट होती है उसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। अधिक आवृत्ति का प्रकीर्णित प्रकाश, उसी आवृत्ति का प्रकीर्णित प्रकाश, कम आवृत्ति का प्रकीर्णित प्रकाश। तो क्या है 3 ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स के हिसाब से हमें स्कैटर्ड लाइट की 3 लाइन्स हमें प्राप्त होती है, 3 तरह की रेखाएं मिलती है जिन्हें रबल लाइन्स कहते हैं। पहली जो रबल लाइन होती है जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, स्कैटर लाइन ऊंची फ्रीक्वेंसी की होती है, इसे बोलते हैं एंटी स्टॉक लाइन। एंटी स्टॉक लाइन ज्यादा फ्रीक्वेंसी की। ये जो दूसरा स्कैटर्ड लाइट है जिसमें फ्रीक्वेंसी आपके प्रकाश की आवृत्ति के बराबर है, इसे बोलते हैं हम रिले लाइन। रेले इसलिए बोलते हैं कि रेले ने पहले हम एक ये रिजल्ट दिया था कि जो स्कैटर्ड प्रकाश होता है वो आपके प्रकाश की आवृत्ति के ही बराबर होता है। ये पहला रिजल्ट, और तीसरा रिजल्ट रेले ने पॉइंट आउट नहीं किए, ये रबर ने इसको बाद में डिस्कवर किया। तो जो बीच की जो लाइट है, मतलब जो वो प्रकाश, वो स्कैटर्ड प्रकाश जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है, ऐसी लाइन्स जो आती है रेले लाइन्स। और तीसरा वो प्रकाश स्कैटर्ड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, कम होती है आपके प्रकाश के कंपैरिजन में, ऐसी लाइन्स हो जाती है स्टॉक लाइन्स। ये पहले नंबर था एंटी स्टॉक लाइन्स, लास्ट में है स्टॉक लाइन्स और बीच में है रेले लाइन्स। तो 3 तरह का रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमारी थ्योरी थी रबर इफेक्ट की, और ये हमारा टॉपिक था प्रकाश का प्रकीर्णन। थैंक्स अ लॉट।